अच्छा, डेमोक्रेसी मेन एलिमेंट्स ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी हम जिसका डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या है, डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक प्रॉपर आइडियल थ्राइविंग डेमोक्रेसी के, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। तो शुरू करते हैं ये। अगर देखें तो डेमोक्रेसी जो है ये इसका मतलब होता है कि आप एक डेफिनेशन इसकी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ आवाम की होती है, आवाम की तरफ से होती है, आवाम के लिए होती है और आवाम इसको बनाते हैं। तो जो एक इक्वल लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन होती है तमाम उसका कंट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स की, तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। गवर्नेंस के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स की इक्वल पार्टनरशिप को जो डेमोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, ये इसकी लेजिटिमेसी जो डिपेंड करती है लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ, कि जो लीडरशिप लोगों को एक्सपेक्टेशंस दिखा रही होती है क्या वो कंप्लीट कर पाते हैं। अगर वो कंप्लीट कर पाते हैं तो वो वहाँ की जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते हैं, जो अपने अपने सिस्टम को लेजिटिमाइज करवा लेते हैं। डेमोक्रेसी के ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली ये यूनान से, ग्रीस से इसकी एंशियंट ग्रीस है, उससे इसकी जो है वो ओरिजिन हमें नजर आता है एथेनियन डेमोक्रेसी। तो बेसिकली वहाँ पे एथेनियन डेमोक्रेसी में ये हुआ था कि उन्होंने एक असेंबली बनाई जिसमें 500 के करीब जो है वो जो है लेजिस्लेटर्स वो शामिल थे। इसके अलावा उनकी एक एग्जेक्टिव ब्रांच थी और 20 के करीब जो थे वो उनके जजेस की एक ज्यूरी थी, उनको ज्यूरर्स कहते थे। तो ये उनका एक जो इनिशियली कहते हैं कि डेमोक्रेसी के एक जो वो कहते हैं कि इनिशियल स्टेज थी डेमोक्रेसी की ह्यूमन हिस्ट्री में। तो उसमें एक जो मेन इसका फ्लॉ था उसमें ये था कि ये सिर्फ इसमें ख़वातीन शामिल नहीं, सिर्फ मर्द शामिल थे और वो भी 20 साल के ऊपर के, और फॉरेनर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था और स्लेव्स को भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई थी। अरिस्टोटल की बात करें तो इसने काफ़ी जो है वो इसको अप्रिशिएट किया डेमोक्रेसी को, लेकिन खास साथ साथ ये भी बताया कि इसमें जो रूल ऑफ अक्सर लोगों का जो रूल है, अक्सरियत का रूल है, उसको जो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और बताया कि इसमें कौन से जो है इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। रोमन्स ने भी इस पे काफ़ी काम किया, जिसमें सिसरो और दूसरे रोमन फिलोसफर शामिल थे। उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। तो मेडिवल यूरोप के जो अरसे के दौरान इलेक्शंस और असेंबलीज का सिस्टम जो है वो थोड़ा डाइवर्स हो गया, उसमें काफ़ी इंक्रीज जो है सिस्टम में हो गया। इसके बाद मैग्ना कार्टा ये इंग्लैंड की फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट का बाइस बना था। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा बेसिकली ये सन 1215 में इंग्लिश जो थे किंग और उसके जो सिटीजन थे उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें किंग की पावर्स को कम किया गया और सिटीजन को राइट प्रोवाइड किए गए, सिटीजन को हुकूक उनके प्रोवाइड किए गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन जो है वो इंग्लैंड के अंदर वो शुरू हुई थी। तो मैग्ना कार्टा फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था इंग्लैंड का, उसकी बायस बना। इसके अलावा मैकियावेली, हॉब्स, लुकी, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रोसो और ह्यूम ने इन सब ने जो है ये जो फिलोसफर थे, इन्होंने काफ़ी जो है डेमोक्रेसी को इनलाइटन इसको किया कि ये कितनी जो है यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें तो वो कोर्सिकन रिपब्लिक थी, जिसको 1755 में जो है वो फाउंडेशन उसकी बनाई गई थी, उसको फाउंड किया गया था। तो ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी। डेमोक्रेसी जो ज़्यादातर फैली किस वजह से है, वो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी फैल गई, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपने हुकूक के लिए खड़े हों और डेमोक्रेसी के जो है वहाँ पे फ्लरिश करना शुरू हो गई। अगर 20वीं सेंचुरी में बात करें तो डी कॉलोनलाइजेशन रेवोल्यूशन की वजह से, जैसा ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया, डी कॉलोनलाइजेशन देखो तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी का अख्ताम होना, इसके अलावा वर्ल्ड वार्स की वजह से, वर्ल्ड वार 1 और 2 की वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी और ऑटोक्रेटिक रूल जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम वर्ल्ड में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में ग्लोबली ख़त्म हो गया था। अभी जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है उसमें जो मेन पॉइंट्स जो है देखे गए हैं कि वो एक तो है रूल ऑफ लॉ, एक इंडिविजुअल फ्रीडम और ये 3 इसके पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, ये 3 चीज़ें जो हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी का, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के 3 जो है मेन पॉइंट्स हैं। एक तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून वहाँ पे मजबूत हो। दूसरा है कि लोगों को फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ इनकम हो, सारी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ इकॉनमी, सारी चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं।
और जैसे अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसी भी सिस्टम का एक मेन पॉइंट होती है, हुआ करती है हमेशा से। डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको काफ़ी जो है इसको याद रखना चाहिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट्स क्या कौन से हो सकते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। तो यूनिवर्सल एजुकेशन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल कंपोनेंट। यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब होता है कि हर उस सिटीज़न को, कंट्री के हर सिटीज़न को डिसरेस्पेक्ट ऑफ इट्स कास्ट, क्रीड, कलर, उसको इक्वली जो है एजुकेशन तक रसाई हासिल होनी चाहिए, उसको इक्वलिटी इक्वेशन उसको जो है एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है कंट्री की वो बेहतर हो जाती है, पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और सोशल बेनिफिट्स जो हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं तकरीबन 40 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, और जो स्कूल जा भी रहे हैं उनका भी ये नहीं पता कि वो क्या आया आगे जो है मिडिल जो है क्लासेस तक वो पहुंच पाते हैं या मैट्रिक तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, ये भी काफ़ी एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक मेन कंपोनेंट होता है डेमोक्रेसी का एक्टिव पॉलिटिकल अवेयरनेस। लोगों के दरमियान जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो किस रास्ते पे उनकी कंट्री जा रही है और उनके कौन से तरीके से अपने राइट्स को वो सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है एरेडिकेटिंग इनइक्वालिटी। लोगों के दरमियान इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन तीनों में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। होता है सोशल इक्विटी, तमाम लोगों को इक्वली जो है फॉर एग्जांपल ख़वातीन को नहीं शामिल किया जाता था, इसके अलावा स्लेव्स को शामिल नहीं किया जाता था, लोअर क्लास के लोगों को आज भी इंडिया में देखें तो उनको काफ़ी टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दलित देखें तो सोशल इक्विटी होनी चाहिए, सबको जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल होने की इजाज़त होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप जो है किसी भी डेमोक्रेसी का एक मेन पॉइंट होता है, इसके बगैर कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम देख लें वो प्रॉपर नहीं चल सकता। तो और लास्ट पे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द मेन पॉइंट कि जुडिशली जब आपकी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो आपका कोई भी सिस्टम बेहतर नहीं रहेगा, ना तो आपकी एजुकेशन प्रॉपर हो सकेगी, इनक्वालिटी जो है और इनजस्टिस जो है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अलावा लीडरशिप जो है उसको भी अगर अकाउंटेबल ना बनाया जाए जुडिशरी के ज़रिए से तो वो भी इफेक्टिव नहीं रहती। जुडिशरी जो है वो इसका मेन पॉइंट होता है, किसी भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो मेन पॉइंट होता है डेमोक्रेसी का। पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान को एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना है, इसके अलावा इकोनॉमिक एडवर्सरीज और मीडिया फ्रीडम, इनकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है फ्लरिश नहीं कर पा रही। जुडिशल इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में आप देख सकते हैं नहीं है। अब जजेस के जो अभी रिसेंटली लेटर्स वगैरह उन्होंने लिखे हैं चीफ जस्टिस को, तो उसके बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे। तो ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस ना होने की वजह से है। इसके अलावा मिलिट्री इन्फ्लुएंस, एजुकेशनल अटेनमेंट ना होना, रिलीजियस टेंशंस की वजह से डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर फ्लरिश नहीं कर पा रही। तो फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन, इक्वालिटी, लीडरशिप और जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो रिक्वायर होती हैं, वो मस्ट होती हैं किसी भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट को मजबूत कर